तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने जो हमारा कटिंग टूल्स ड्रिल था उनको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कटिंग टूल चैप्टर है उसमें जो भी कटिंग टूल आते हैं उसको हमने पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कर लिया है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि हमारा है सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या रहते हैं फ्रेंड्स? ये वो उपकरण रहते हैं जिनके द्वारा हम किसी जॉब को, जैसे कोई भी जॉब है उसको सूक्ष्मता से मतलब बहुत ही एक्यूरेसी में मापते हैं। जैसे 1 mm के 1000वें भाग या 1 mm के 100वें भाग तक माप सकते हैं। तो उसके लिए जिन सूक्ष्ममापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है तो उन सभी यंत्रों को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये चैप्टर वो है हमारा, चैप्टर नंबर है 8। इसका नाम है सूक्ष्ममापी यंत्र, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। तो सूक्ष्ममापी यंत्र में हमारा आ जाता है पहला आउटसाइड माइक्रोमीटर। पहले फ्रेंड, जो हमारे सूक्ष्ममापी यंत्र हैं उन सभी की हमने एक लिस्ट बना ली है। हम किस किस सूक्ष्ममापी यंत्र को पढ़ने वाले हैं तो उनकी एक्यूरेसी भी आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। तो पहला सूक्ष्ममापी यंत्र है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर मीट्रिक प्रणाली में कितने एमएम मापता है? 0.01 mm, मतलब 1 mm के 100वें भाग को मापता है। ब्रिटिश प्रणाली में इसकी अल्पतमांक कितनी रहती है? 0.001 इंच, मतलब 1 इंच का 1000वां भाग मापता है। उसी प्रकार डेप्थ माइक्रोमीटर की भी 0.01 mm रहती है। ब्रिटिश में 0.001 इंच रहती है। इनसाइड माइक्रोमीटर की 0.01 mm मापता है और ब्रिटिश में 0.01 इंच रहता है। ट्यूब माइक्रोमीटर की भी वही रहती है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, सबकी एक्यूरेसी सेम रहती है। उसके बाद आ जाता है बर्नियर कैलिपर। बर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक 0.02 mm रहती है। ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच रहती है। बर्नियर डेप्थ गेज की 0.02 mm रहती है और ब्रिटिश में 0.001 इंच रहती है। बर्नियर हाइट गेज की भी सेम टू सेम है। डायल कैलिपर की 0.01 mm रहती है और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच रहती है। उसी प्रकार बर्नियर माइक्रोमीटर की रहती है 0.001 mm, मतलब 1 mm के 1000वें भाग को कौन मापता है? बर्नियर माइक्रोमीटर। और ब्रिटिश में कितनी रहती है? 0.000 इंच, मतलब 1 इंच के 10,000वें हिस्से को मापता है। गियर टूथ कैलिपर की क्या रहती है लीस्ट काउंट? 0.02 mm। एक और ब्रिटिश में रहती है 0.001 इंच। डायल टेस्ट इंडिकेटर की 0.01 mm, ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच। डिजिटल माइक्रोमीटर 0.001 mm, 0.001 इंच। डिजिटल माइक्रोमीटर भी 1 mm के 1000वें भाग को मापता है। साइन बार की एक्यूरेसी रहती है 1 मिनट, मतलब साइन बार क्या रहता है? कोण मापने वाला औजार रहता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की 5 मिनट रहती है। स्लिप गेज या गेज ब्लॉक की 0.001 mm या 0.0001 इंच रहती है। एंगल गेज ब्लॉक की 1 सेकंड रहती है। तो ये सभी इनकी एक्यूरेसी रहती है। फ्रेंड्स, इनकी एक्यूरेसी पेपर में ज़्यादातर पूछता है। जैसे हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर हुआ, तो फ्रेंड्स इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आ जाता है हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या रहता है? अब माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी तो हमने देख ली है, अब माइक्रोमीटर क्या रहता है तो इसको डिस्कस करेंगे। तो बोल रहा है माइक्रो प्लस मीटर बराबर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रो प्लस मीटर बराबर माइक्रोमीटर। माइक्रो का अर्थ है सूक्ष्म या बारीक, मतलब माइक्रो का अर्थ क्या रहता है फ्रेंड्स? सूक्ष्म या बारीक, तथा मीटर का अर्थ है मापना। माइक्रोमीटर एक परिशुद्ध माप लेने वाला प्रत्यक्ष मापी एवं चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। प्रत्यक्ष मापी मतलब फ्रेंड डायरेक्ट रीडिंग देता है, मतलब इसमें जो रीडिंग रहती है वो हमें डायरेक्ट शो होती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष मापी एवं चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोमीटर का आविष्कार फ्रांस के जीन पाल्मर नामक व्यक्ति ने 1848 ईस्वी में किया था। जो माइक्रोमीटर का आविष्कार है किसने किया था? जीन पाल्मर नामक व्यक्ति ने किया था। कब किया था? 1848 ईस्वी में किया था। माइक्रोमीटर एक प्रकार का सूक्ष्ममापी उपकरण है जिसमें 0.01 mm या 0.001 इंच की शुद्धता में माप ली जाती है। मतलब 1 mm के 100वें भाग को मापता है और इंच के कौन से हिस्से? 1000वें हिस्से को मापता है। किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे उसकी अल्पमाप, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट या यथार्थता एक्यूरेसी कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर के द्वारा जितना हम कम से कम माप ले सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट, यथार्थता, एक्यूरेसी बोलेंगे। और क्या बोल रहा है? माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है। माइक्रोमीटर किसके सिद्धांत पर बनाया गया है? स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, जो कि नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? नट और बोल्ट की तरह। माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोमीटर का अन्य नाम क्या है? स्क्रू गेज। स्क्रू को माइक्रोमीटर का हृदय कहा जाता है। माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम माप को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं।
माइक्रोमीटर की रेंज 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm तथा 75 से 100 mm तक रहती है। मतलब माइक्रोमीटर जो हमारे उसकी रेंज रहती है, पहला माइक्रोमीटर रहता है 0 से 25 mm वाला, दूसरा रहता है 25 से 50 mm वाला, तीसरा 50 से 75, 75 से 100 mm तक माप सकते हैं। अब माइक्रोमीटर के प्रकार आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स माइक्रोमीटर के भी प्रकार रहेंगे। तो माइक्रोमीटर के प्रकार में पहला कौन सा प्रकार आ जाता है हमारा? पहला आ जाता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के प्रकार में आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब फ्रेंड नाम से ही हो रहा है बाहरी माइक्रोमीटर, मतलब ये बाहरी मापों को मापेगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों को मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। इस माइक्रोमीटर के द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक की शुद्धता में माप ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा माइक्रोमीटर है। इसके आप एक एक डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, किसको क्या बोल रहे हैं। बाकी हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है, ये जिस पर मैंने डॉट लगाया है, ये हमारा एनविल कहलाता है। ये दूसरा जो थोड़ा लंबा सा भाग दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा स्पिंडल कहलाता है। ये हमारा इस पर जिस पर मैंने ये डॉट लगाया है, ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये हमारे लॉक नट को दर्शा रहा है। ये हमारी किसको दर्शा रहा है? ये हमारे स्लीव या बैरल को दर्शा रहा है। ये यहाँ पर ये जो रीडिंग दिख रही है आपको, ये जो रीडिंग दिख रही है आपको, ये हमारे स्लीव या बैरल को दर्शाता है। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये हमारे थिम्बल को दर्शा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। ये जो पीछे दिखा रहा है, ये हमारा रेचेट स्टॉप है। और ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये हमारे फ्रेम को दर्शा रहा है। ये भाग आपको दिख रहा होगा, ये इसको ये हमारे फ्रेम को दर्शा रहा है। तो ये इसके भाग हैं। माइक्रोमीटर के भागों को फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम माइक्रोमीटर के आज पूरे पार्ट्स और उसके सिद्धांत को पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये आपने इसके पार्ट्स देख लिए। अब आ जाते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर की बनावट में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। तो पहला है हमारा फ्रेम। ये हमारा फ्रेम हो गया। पहला है फ्रेम। क्या बोल रहा है? यह कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का भी बना होता है, कास्ट आयरन का भी बना होता है। फ्रेम के दाएं सिरे पर बैरल स्लीव। फ्रेम का दायां सिरा कौन सा है? ये वाला, सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला, ये जो है ये हमारे फ्रेंड्स का, ये हमारे किसका दायां सिरा है। तो बोल रहा है फ्रेम के दाएं सिरे पर बैरल स्लीव तथा बाएं सिरे पर एनविल लगी होती है। ये इसका बायां सिरा है, बाएं सिरे पर एनविल लगी होती है। दाएं सिरे पर क्या लगा रहता है? हमारा स्पिंडल भाग लगा रहता है। फ्रेम पर माइक्रोमीटर का साइज लिखा रहता है तथा अल्पतमांक लिखा रहता है। अल्पतमांक लिखना भूल गया हूँ फ्रेंड में। क्या लिखा रहता है? फ्रेम पर माइक्रोमीटर का साइज तथा अल्पतमांक लिखा रहता है। तो ये दिख रहा होगा 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर है, 0.01 mm इसकी एक्यूरेसी है। तो इस पर क्या है? इसका माप और अल्पतमांक लिखा रहता है। दूसरा आ जाता है एनविल। एनविल क्या होता है? यह क्रोमियम स्टील इनवार स्टील का हार्ड ग्राइंड किया हुआ गोल भाग है, जो फ्रेम के बाएं सिरे पर फिट रहता है। कहाँ फिट रहता है? फ्रेम के बाएं सिरे पर फिट रहता है। एनविल के सिरे पर कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है। जो एनविल का सिरा रहता है उस पर किसकी टिप लगा दी जाती है? कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है। तो जो हमारा एनविल रहता है उस पर क्या करते हैं? हम कार्बाइड की टिप लगा देते हैं। अब थर्ड आ जाता है स्पिंडल। स्पिंडल क्या रहता है? यह भी क्रोमियम स्टील या एनवर स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोमियम स्टील या एनवर स्टील की बनी होती है। स्पिंडल के अगले भाग पर कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है। मतलब जो स्पिंडल रहता है, ये एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो स्पिंडल का ये जो सामने वाला भाग रहता है, इस पर जिस पर मैंने ये डॉट रख रहा हूँ, ये तो यहाँ पर क्या रहता है? कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है, जिससे क्या रहता है? ये घिसता वगैरह नहीं है। स्पिंडल फ्रेम के दाएं सिरे से निकलते हुए आगे बढ़ता है। जो हमारा स्पिंडल रहता है वो फ्रेम के दाएं सिरे से निकलते हुए आगे बढ़ता है। स्पिंडल के पिछले भाग पर 40 चूड़ियां प्रति इंच, इंच में कितनी रहती हैं? 40 चूड़ियां प्रति इंच या 0.5 mm पिच की चूड़ी कटी रहती है। जो स्पिंडल का पीछे का भाग रहता है उस पर क्या रहता है फ्रेंड्स? हमारी थ्रेड मतलब चूड़ियां कटी होती हैं। स्पिंडल थिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, स्पिंडल किसके साथ जुड़ा रहता है? हमारा स्पिंडल हमारा थिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है स्लीव। स्लीप को क्या बोलते हैं? बैरल भी बोलते हैं और हब भी बोलते हैं। तो स्लीप के दो नाम और हैं, स्लीप, बैरल, हब। क्या बोल रहा है? यह भी क्रोमियम स्टील या एनवर स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोमियम स्टील या एनवर स्टील की बनी होती है। इसे बैरल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बैरल भी कहते हैं। इसके अंदर 40 चूड़ियां प्रति इंच, कितनी इंच चूड़ियां? 40 चूड़ियां प्रति इंच या 0.5 mm पिच की चूड़ी कटी होती हैं। इन चूड़ियों में से होता हुआ स्पिंडल आगे व पीछे चलता है। इन्हीं चूड़ियों में से हमारा स्पिंडल आगे व पीछे चलता है। स्लिप के ऊपर एक लंबी रेखा अंकित रहती है, जिसे डेटम लाइन, आधार रेखा, इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेटम लाइन, आधार रेखा, इंडेक्स लाइन बोलते हैं।
इस रेखा पर मीट्रिक पद्धति में 25 mm लंबाई में 1 mm और आधा mm में बांटा होता है, इसलिए इसके एक भाग का मान 25/50 1/2 mm होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्लीव या बैरल रहता है। इस पर ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये आपको सीधी लाइन दिख रही होगी, इसको हम क्या बोला है, डेटम लाइन, आधार रेखा। इसके जो ऊपर डिजिट दिए हैं, ऊपर जो रीडिंग दी है वो हमारी mm में, मतलब 1 mm 2 mm 3 mm। और जो इसके नीचे वाली रीडिंग दी है ये हमारी आधे आधे mm की रीडिंग है। मतलब अगर ऊपर 25 भाग हैं तो नीचे 50 भाग हैं, मतलब ऊपर अगर 25 भाग हैं तो नीचे 50 रहेंगे, तो 25/50 1/2 mm। मतलब नीचे जो भाग दर्शाया गया है वो आधा mm का है, और ऊपर का जो भाग दर्शाया गया है वो हमारा mm का है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो यही हमारी रीडिंग में बता रहा है। तो वो ही बोल रहा है कि 25/50 1/2 mm होता है। अब आ जाता है इंच वाला माइक्रोमीटर। क्या बोल रहा है, इंग्लिश पद्धति में इस रेखा पर 1 इंच लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटा होता है, इसलिए एक भाग का मान 1/10 इंच हो जाता है। अब इंग्लिश पद्धति में क्या रहता है, इंग्लिश वाला जो माइक्रोमीटर रहता है उसमें क्या रहता है, 1 इंच जो लंबाई रहती है उसको 10 भागों में बांट देती है, तो उसके एक भाग का मान क्या हो गया, 1/10 इंच हो गया। प्रत्येक 10वें भाग को 4 छोटे भागों में बांटा होता है। जो 10 भाग रहते हैं उनको भी 4 भागों में बांटा होता है, तो 1/10 गुणा 1/4, तो 1/40 इंच या 0.025 इंच के बराबर होता है। जब 1/40, 1 से हम 40 में भाग देंगे तो 0.025 इंच के बराबर हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा थिम्बल। थिम्बल क्या होता है फ्रेंड, थिम्बल भी मैंने आपको अभी दिखाया था, आप एक बार वो देख लीजिए। ये हमारा थिम्बल है, ये दिख रहा होगा, ये इस पर रीडिंग दिख रही है, ये हमारा थिम्बल है। चलिए इसको थ्योरिकली पढ़ लेते हैं, थिम्बल क्या होता है। तो बोल रहा है, यह प्रायः क्रोमियम स्टील या एनवर स्टील का बना होता है। किसकी बनी होती है, क्रोमियम स्टील एनवर स्टील की बनी ट्यूब होती है। इसके एक सिरे को बेवल कर दिया जाता है, इसके एक सिरे को बेवल मतलब थोड़ा झुका दिया जाता है। इसे स्पिंडल के पिछले भाग के साथ जोड़ दिया जाता है। बेवल घेरे को मीट्रिक पद्धति में 50 बराबर भागों में बांटा होता है। जो बेवल घेरा रहता है उसे मीट्रिक पद्धति में कितने भागों में बांटा होता है, 50 भागों में बांटा होता है। 50 बराबर भागों में बांटा, तथा इंग्लिश पद्धति में 25 बराबर भागों में बांटा होता है। मतलब फ्रेंड जो हमारा थिम्बल रहता है उस पर क्या रहता है, जो हमारा मीट्रिक पद्धति में रहता है उसके कितने भाग रहते हैं, 50 भाग रहते हैं, और ब्रिटिश पद्धति में 25 भाग रहते हैं। थिम्बल के पिछले भाग पर नलिंग की हुई होती है। इस प्रकार थिम्बल को घुमाने से स्पिंडल भी घूमता हुआ आगे व पीछे चलता है। थिम्बल के पीछे की तरफ क्या लगा होता है, रेचेट स्टॉप लगा होता है। रेचेट स्टॉप का भी मैंने आपको डायग्राम बता दिया था। अब रेचेट स्टॉप क्या रहता है, प्रत्येक मनुष्य की शक्ति अलग अलग होती है। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय मनुष्य की ताकत के अनुसार रीडिंग कुछ कमी अधिक हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए रेचेट स्टॉप लगाया जाता है। इसे चलाने के लिए निश्चित शक्ति से अधिक शक्ति चलाने पर यह चटचट की आवाज करने लगता है अथवा फ्री घूमने लगता है। यह थिम्बल के पीछे सिरे के साथ जुड़ा रहता है। फ्रेंड रेचेट स्टॉप कुछ नहीं है, रैचेट स्टॉप का काम हमारा ये रहता है कि जब हम माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो फ्रेंड सबका जो हैंड रहता है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो रैचेट स्टॉप क्या करता है, जो हमारा अतिरिक्त दबाव है उसको कम करता है। तो रैचेट स्टॉप का मेन काम रहता है दबाव को कम करना, मतलब बिल्कुल जिससे हम बिल्कुल सही रीडिंग प्राप्त कर सके। तो ये हमारे रैचेट स्टॉप का कार्य रहता है। अब आ जाता है लॉक नट। लॉक नट नाम से ही हो रहा है कि फ्रेंड्स इसका प्रयोग रीडिंग लेने के बाद स्पिंडल को लॉक करने के लिए एक लॉक नट का प्रयोग किया जाता है, जो फ्रेम पर लगा होता है। जैसे ही हम रीडिंग लेते हैं इससे हम लॉक कर देते हैं तो हमारा जो माइक्रोमीटर रहता है वो हिल नहीं पाता है, तो जिससे हमारी रीडिंग सही आती है। अब आ जाता है मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पमाप। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक हम कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। तो क्या बोल रहा है, मीट्रिक माइक्रोमीटर भी ब्रिटिश माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। इसके पार्ट्स और कार्य करने के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, परंतु इनकी ग्रेजुएशन में अंतर होता है। मतलब मीट्रिक और ब्रिटिश माइक्रोमीटर सेम टू सेम रहते हैं, लेकिन इनकी ग्रेजुएशन जो रहती है उसमें अंतर होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल व स्लीव में 0.5 mm पिच की चूड़ी कटी होती है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर रहता है उसकी स्पिंडल और स्लीव में कितने mm, 0.5 mm पिच की चूड़ियां कटी होती हैं। इसके स्लीव पर डेटम लाइन के ऊपर 25 mm लंबाई को 25 बराबर भागों में बांटा होता है। जो स्लीव के ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया था उस पर 25 mm लंबाई को 25 बराबर भागों में बांटा होता है। व प्रत्येक 25वें भाग को, जो प्रत्येक 25वां भाग रहता है उसको दो भागों में बांटा होता है। मतलब नीचे के जो भाग रहते हैं उनको दो दो भागों में बांटा होता है। यह रेखा डेटम लाइन से नीचे होती है, इसलिए एक छोटा भाग 1/2 mm या 0.5 mm के समान होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की पिच 1/2 mm या 0.5 mm के बराबर होती है। थिम्बल के बेवल घेरे को 50 बराबर भागों में बांटा होता है, अर्थात थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाने पर जो हमारा स्पिंडल है वो कितना आगे बढ़ता है, 1/2 mm आगे बढ़ता है। इसलिए थिम्बल के घेरे के एक भाग का मान 1/2 गुणा 1/50 1/100 या 0.01 mm होता है। इसे मीट्रिक माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको कैसे समझते हैं,
कि हमारा जो थिम्बल, जैसे हम माइक्रोमीटर को एक चक्कर घुमाते हैं, मतलब एक राउंड जब हम उसके थिम्बल को घुमाते हैं तो हमारा माइक्रोमीटर 1/2 mm आगे बढ़ता है गुणा, और जो थिम्बल का बेवल, जो हमारा थिम्बल रहता है, थिम्बल का जो बेवल एज रहता है उसको कितने भागों में बांटा होता है, 1/50 में। तो 1/2 गुणा 1/50 कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/100। तो 0.01 mm हमारी रीडिंग निकल आएगी। अब निकालना सीखते हैं ब्रिटिश पद्धति में मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, मतलब ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। बोल रहा है इस माइक्रोमीटर की स्लीव पर 1 इंच लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटा होता है। इसमें जो स्लीव रहती है उसकी 1 इंच लंबाई को कितने भागों में बांटा होता है, 10 में बांटा होता है। इसलिए इसके एक भाग का मान क्या हो गया, 1/10 इंच हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोल रहे हैं, मैन डिवीजन बोल रहे हैं। प्रत्येक मैन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिससे इसके एक भाग का मान 1/10 गुणा 1/4 1/40 इंच या 0.025 इंच हो जाता है। अब क्या बोल रहा है कि मैन डिवीजन तो हो गई हमारी कितनी, 1/10 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक मैन डिवीजन को, जो हमारी मैन डिवीजन रहती है 1/10, इसको भी 4 भागों में बांटा होता है। तो ये क्या हो जाता है, 1/10 में 1/4 का गुणा हो जाएगा तो 1/40 इंच हो जाएगा। तो 0.025 इंच के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो गई, हमारी सब डिवीजन हो गई, मतलब बीच की डिवीजन। फिर क्या हो रहा है, स्पिंडल के ऊपर और स्लीप के अंदर 1 इंच में 40 चूड़ियां कटी होती हैं, अर्थात 1/40 इंच पिच वाली चूड़ियां कटी होती हैं। थिम्बल को कितने भागों में बांट रहा है, 25 बराबर भागों में बांट रहा है। तो थिम्बल का एक चक्कर घुमाने पर स्पिंडल 1/40 इंच चलेगा। इसलिए थिम्बल का एक भाग का मान कितना, 1/25 गुणा 1/40 बराबर 1/1000 या 0.001 इंच के बराबर होता है। नोट क्या बोला है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर की अल्पमाप 0.001 इंच होती है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की अल्पमाप क्या रहती है, 0.001 इंच होती है। अब फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पमाप और ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो अल्पमाप है उसकी हमने एक तालिका बनाई है। इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं किस पर क्या डिवीजन रहती है। तो क्या बोला है, पहले मीट्रिक माइक्रोमीटर, स्लीप पर 25 mm निशान 1-1 mm के। स्लीप के जो ऊपर की भाग रहता है उसमें क्या रहता है, 25 mm निशान रहते हैं 1-1 mm के। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में क्या रहता है, 1 इंच लंबाई को कितने भागों में बांट रहा है, फ्रेंड 10 भागों में बांट रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रत्येक 25वें भाग को, जो इसका प्रत्येक 25वां भाग रहता है उसको दो भागों में बांटा होता है। तो 25/50 बराबर 1/2 mm। एक भाग का मान हो गया 1/2 mm। प्रत्येक 10वें भाग को 4 भागों में बांट रहा है, तब क्या हो गया, 1/10 गुणा 1/4 बराबर 1/40 इंच या 0.025 इंच हो गया। अब क्या बोला है, इसमें थिम्बल के बेवलेज को 50 बराबर भागों में बांटा होता है। इसके जो थिम्बल का बेवलेज रहता है इसको 25 बराबर भागों में बांटा होता है। थिम्बल के घेरे का एक भाग का मान 1/2 गुणा 1/50 बराबर 1/100 या 0.01 mm हो जाता है। थिम्बल के घेरे का एक भाग का मान क्या हो जाता है, 1/40 गुणा 1/25 1/1000 इंच या 0.001 इंच हो जाता है। अब क्या बोला है, मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेना। अब फ्रेंड्स मीट्रिक पद्धति में हम रीडिंग कैसे लेंगे, माइक्रोमीटर का मेन रहता है हमें रीडिंग कैसे लेना है। तो बोल रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने के लिए रीडिंग के अनुसार रेंज के माइक्रोमीटर का चयन कर लिया जाता है। अब फ्रेंड्स हम रीडिंग लेंगे तो रीडिंग के अनुसार रेंज के माइक्रोमीटर का भी चयन करेंगे। जैसे जैसे हमें 0 से 25 mm के बीच में रीडिंग लेनी है तो हम 0 से 25 mm रेंज वाला माइक्रोमीटर ही लेंगे। रीडिंग लेते समय सबसे पहले को, फिर आधा को और उसके बाद में थिम्बल डिवीजन को देखा जाता है। फ्रेंड रीडिंग लेते समय सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है उसके जो ऊपर जो स्लीप पर ऊपर वाली जो रेखा रहती है उस पर हमें देखना है कि हमारा कितने है। उसके बाद फिर हम नीचे आके देखते हैं कि हमारा कहीं बीच में मतलब आधा डिवीजन तो और नहीं आ रहा है। उसके बाद में हम थिम्बल डिवीजन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, 0.5 mm से कम रीडिंग को थिम्बल डिवीजन द्वारा खोला जाता है। जो 0.5 mm से कम रीडिंग रहेगी उसको थिम्बल डिवीजन द्वारा खोलेंगे। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। अब फ्रेंड शून्य त्रुटि क्या होती है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं बताऊंगा कि शून्य त्रुटि क्या होती है। तो एक मैन डिवीजन बराबर क्या हो गया, 1 mm। ऊपर का मतलब जो एक मैन डिवीजन, आपको ये याद रखना है जो एक मैन डिवीजन है उसका मान रहता है 1 mm। एक सब डिवीजन का मतलब रहता है आधा, तो उसको क्या बोलेंगे, 0.5 mm। और एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना रहता है, 0.01 mm। अब फ्रेंड 0.01 mm क्यों रहता है, क्योंकि 1/50 गुणा 1/2 हो जाता है तो वो हमारा 0.01 mm हो जाता है। अब ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। बोल रहा है इसमें 25 mm लंबी डेटम लाइन को और आधे में बांटा होता है। 25 mm लंबी डेटम लाइन फ्रेंड्स अभी मैंने आपको माइक्रोमीटर के डायग्राम में बताया था कि जो ऊपर रहता है वो 1-1 mm का रहता है और नीचे रहता है आधा का रहता है। इस ग्रेजुएशन को कैसे दर्शाते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25 mm के नंबर होते हैं किस पर, स्लीप पर, ऊपर वाले पर।
नीचे। और इसके बाद क्या बोला है, थिम्बल के बेवल घेरे को 50 बराबर भागों में बांटा होता है। और उसकी कैसी रहती है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक उसकी रीडिंग रहती है। तो इसको कितने भागों में बांट रहा है, 50 बराबर भागों में बांट रहा है। अब बोल रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर से 29.63 mm की रीडिंग लेनी है तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। तो बैंड बोल रहा है इसमें सबसे पहले आउटसाइड माइक्रोमीटर 25 से 50 mm रेंज वाला चुनाव करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा क्या काम रहेगा, अब फ्रेंड्स हमें 29 mm रीडिंग लेनी है, तो हम किस रेंज का माइक्रोमीटर लेंगे, 0 से 25 mm वाला तो ले ही नहीं सकते हैं, हम लेंगे 25 से 50 mm वाला। तो यही इसमें बोला है कि 25 से 50 mm रेंज वाला माइक्रोमीटर हम लेंगे। तो 25 से 50 mm रेंज की जीरो रीडिंग, तो 25 mm से जीरो। अब फ्रेंड्स 25 से 50 mm ले रहे हैं तो 25 तो हमारा ऑलरेडी है ही। अब क्या रहेगा, अब हम कैसा जोड़ें कि 29 हो जाए, तो 25 में चार, चार तो हमारी हो गई मैन डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, 29.63 की बात कर रहा है, 29.63, तो चार हो गई मैन डिवीजन। अब 0.5 मतलब एक हो जाएगी हमारी सब डिवीजन। अब सब डिवीजन हमारी हो जाएगी 0.50 mm। उसके बाद 0.13 हो जाएगी हमारी थिम्बल डिवीजन। कैसे फ्रेंड्स, 25 में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, ये तो हो गया। अब हमें कितना चाहिए, 63 और चाहिए, तो 0.50 मतलब 50 mm ये हो गया, 0.50 और 13 ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 29.63 mm। कुल रीडिंग हमारे माइक्रोमीटर की निकल आएगी। तो ऐसे माइक्रोमीटर की हम रीडिंग निकालते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपकी वर्कशॉप में आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, आप अपने जो भी टीओ हैं या इंस्ट्रक्टर हैं उनसे पूछकर ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका अल्पतमांक निकालते हैं। 25 से 50 mm की जीरो रीडिंग 25 है, 25 में चार हमारी मैन डिवीजन हो गई, 25 और चार हो गया 29। अब हमें कितना चाहिए, 63 और चाहिए, तो 0.50 मतलब एक हो जाएगी इसमें सब डिवीजन, और 0.13 हो जाएगा हमारा थिम्बल डिवीजन। तो कितना हो जाएगा, 29.63 mm कुल रीडिंग इसकी निकल कर आ जाएगी। अब क्या बोला है, आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा इंग्लिश पद्धति में रीडिंग लेने की विधि। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा हम इंग्लिश मतलब मीट्रिक ब्रिटिश प्रणाली में कैसे अल्पतमांक निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, इंग्लिश माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने के लिए रीडिंग के अनुसार रेंज के माइक्रोमीटर का चयन कर लिया जाता है। जैसे 0 से 1 इंच के बीच में रीडिंग लेनी है तो 0 से 1 इंच वाला माइक्रोमीटर लेंगे। रीडिंग लेते समय सबसे पहले मैन डिवीजन, फिर सब डिवीजन और बाद में थिम्बल डिवीजन को देखते हैं। माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने से पहले उसकी शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर में जब भी आप रीडिंग लेते हैं शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। अभी शून्य त्रुटि में आपको बताऊंगा शून्य त्रुटि क्या रहती है। तो मैन डिवीजन कितनी है, एक मैन डिवीजन कितनी है हमारी, 0.100 इंच या 1/10 इंच। ठीक है फ्रेंड, सब डिवीजन हो जाएगी हमारी 1/40 इंच। थिम्बल डिवीजन हो जाएगी 0.001 इंच या 1/1000 इंच। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आउटसाइड माइक्रोमीटर से 0.178 इंच लेनी है क्या रीडिंग, तो निम्नलिखित विधि अपनाएंगे। तो एक तो हो जाएगी हमारी इसमें मैन डिवीजन, क्योंकि 100 से ऊपर जा रहा है तो एक गुणा 0.100, तो ये हो जाएगा 0.100 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 178 मतलब फ्रेंड्स 25 या 75, तीन तो हमारी थिम्बल डिवीजन हो जाएंगी। इसका जब हम तीन का गुणा 0.025 में करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, और तीन ही हमारी थिम्बल डिवीजन होंगी। जब इसको जोड़ देंगे तो टोटल निकल आएगा 0.178 इंच। तो ये हमारी ब्रिटिश पद्धति में रीडिंग निकल आएगी। अब आ जाता है हमारी फ्रेंड जीरो रीडिंग। जीरो रीडिंग क्या रहती है, बोल रहा है किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को जीरो रीडिंग कहते हैं। कोई भी माइक्रोमीटर रहता है उसकी जो शुरुआत की रीडिंग रहती है उसको जीरो रीडिंग कहते हैं। जैसे 0 से 25 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होगी, 0, 0। 25 से 50 mm रेंज वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होगी, 25 mm। मतलब जहां से शुरू हो रहा है वो ही उसकी जीरो रीडिंग रहेगी। तो जीरो रीडिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है फ्रेंड्स शून्य त्रुटि। शून्य त्रुटि क्या होता है, तो बोल रहा है शून्य त्रुटि, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल को आपस में संपर्क में लाने के बाद यह देखा जाता है कि थिम्बल का जीरो स्लीप की डेटम लाइन से मिल रहा है कि नहीं। यदि थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से नहीं मिलता है तथा आगे या पीछे रह जाता है तो उस माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है। अब फ्रेंड इसको कैसे मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, जब हम घुमाएंगे तो क्या रहेगा, जब हमारे दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या रहता है, जो स्लीप की हमारी डेटम लाइन रहती है, डेटम लाइन आपको मैंने बता दिया क्या रहती है, और जो थिम्बल की लाइन रहती है, उन दोनों को जब हम मिलाते हैं
तो क्या रहता है, वो थोड़ा मिलता नहीं है, मतलब उनका जो जीरो रहता है, इसका जीरो और उसका जीरो दोनों मिलान नहीं करते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, शून्य त्रुटि बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ शून्य त्रुटि आपको समझ में आ गया होगा। शून्य त्रुटि निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। शून्य त्रुटि भी कैसी रहती है, दो प्रकार की रहती है। पहली रहती है धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर। क्या बोल रहा है, यदि थिम्बल का जीरो स्लीप की डेटम लाइन से पीछे रह जाता है। फ्रेंड जो स्लीप की डेटम लाइन रहती है, अगर उससे पीछे रह जाता है तो वो हमारी कौन सी त्रुटि होती है, धनात्मक त्रुटि होती है। अब धनात्मक त्रुटि को ठीक कैसे करेंगे, तो क्या बोला है, रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इस त्रुटि को घटाने पर, धनात्मक त्रुटि होगी तो हमेशा घटाएंगे, घटाने पर सही रीडिंग प्राप्त की जाती है। मतलब कुल रीडिंग में से त्रुटि को घटाने पर सही रीडिंग प्राप्त की जाती है। दूसरी आ जाती है ऋणात्मक शून्य त्रुटि। क्या बोल रहा है, यदि थिम्बल का जीरो स्लीप की डेटम लाइन से आगे बढ़ जाएगा, अगर आगे बढ़ जाएगा तो ऋणात्मक त्रुटि होगी, मतलब नेगेटिव एरर होगी। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इस त्रुटि को जोड़ देने पर, मतलब ऋणात्मक अगर त्रुटि होगी तो कुल रीडिंग में इस त्रुटि को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी रीडिंग सही आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है शून्य त्रुटि ठीक करने की विधियां। उसके अलावा हम शून्य त्रुटि को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो बोल रहा है माइक्रोमीटर की स्लीप को सी स्पैनर से समायोजित करके शून्य त्रुटि ठीक की जा सकती है। मतलब जो सी स्पैनर रहता है उससे भी हम उसकी शून्य त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। कुछ माइक्रोमीटर की एनविल स्क्रू के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, स्क्रू के द्वारा जुड़ी होती हैं। इस स्क्रू की सहायता से एनविल को समायोजित करके शून्य त्रुटि ठीक की जा सकती है। मतलब फ्रेंड्स माइक्रोमीटर की एनविल क्या रहता है, स्क्रू द्वारा जुड़ी रहती है, तो एनविल को हम जो हमारी एनविल रहती है उसको खोलकर या उसको सही तरीके से एडजस्ट करके भी शून्य त्रुटि दूर कर सकते हैं। अब शून्य त्रुटि के कुछ उदाहरण आ जाते हैं, इससे भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक माइक्रोमीटर जिसमें 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है, वह 25.52 mm का माप दर्शाता है, तो उसकी सही माप क्या होगी। फ्रेंड्स कौन सी त्रुटि बोला है, ऋणात्मक त्रुटि बोला है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25.52 में हम 0.03 mm को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25.55। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की ऋणात्मक त्रुटि है और वो कितनी माप दर्शा रहा है, 40.53 mm। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40.55 mm। एक और क्या देख दो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर, मतलब धनात्मक त्रुटि है, तो उसको कैसे करेंगे। तो धनात्मक त्रुटि में क्या करते हैं, 25.41 में से 0.02 घटा देंगे तो 25.39 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, माइक्रोमीटर थिम्बल की जीरो डेटम लाइन से आगे बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है तो फ्रेंड कौन सी त्रुटि होगी, ऋणात्मक, और अगर पीछे रह जाती है तो धनात्मक। तो ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों के क्वेश्चन दिए हैं। अब आ जाता है टेस्ट पीस। टेस्ट पीस क्या रहता है फ्रेंड्स हमारे, बोल रहा है ये एलॉय स्टील के गोलाकार के पीस होते हैं जिनको ग्राइंडिंग हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग हार्डनिंग और टेम्परिंग वगैरह कर दिया जाता है। ये कई साइज में आते हैं, जैसे 25 mm, 50 mm, 1 इंच, 2 इंच इत्यादि। इनका प्रयोग माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करते समय किया जाता है। जो फ्रेंड हमारे टेस्ट पीस रहते हैं उनका प्रयोग माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक करते समय किया जाता है। जैसे 25 से 50 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करते समय एनवेल और स्पिंडल के बीच में 25 mm का टेस्ट पीस लगाकर उसकी शून्य त्रुटि चेक की जा सकती है कि उसमें शून्य त्रुटि है या नहीं। नोट क्या बोला है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर बीए थ्रेड, कौन सी थ्रेड कटी होती है, बीए थ्रेड कटी होती है। और जो बीए थ्रेड रहती है उनका कोण कितना रहता है, 47.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये हमारे बीए थ्रेड, आपको डाउट हो रहा होगा बीए थ्रेड क्या है, तो थ्रेड का भी एक अलग चैप्टर है, उसमें हम बीए थ्रेड को पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है उसके स्पिंडल में बीए थ्रेड कटी रहती है और जिसका एंगल रहता है 47.5 डिग्री होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट के मापने लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि बोलते हैं, संपर्क त्रुटि कहते हैं। मतलब कोई भी मापने वाला उपकरण है उस पर, उसके मापने वाले फेस पर जो त्रुटि आती है उसे संपर्क त्रुटि कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेस्ट पीस। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको जो भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का डाउट है। बाकी फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सूक्ष्म यंत्र अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स ये है हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1। जल्दी हम इसका पार्ट नंबर 2 अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।